हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी सिक्स क्लास का सीरीज के साथ कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें पहला, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी फोर्थ चैप्टर करना है, जिसका टाइटल है मानचित्र, मैप। जब हम पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर जब हम कंप्लीट कर रहे थे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, तो उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि आखिरकार ग्लोब होता क्या है। ग्लोब एक प्रतिरूप होता है पृथ्वी का, जो कि 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, और उसकी सहायता से हम पृथ्वी को समझने का प्रयास करते हैं। उस पर कौन कौन से उच्चावच हैं, कहाँ पर जलाशय या कहें वाटर बॉडीज हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूस है, इसको भी देखते हैं। किसी लोकेशन को देखने के लिए भी उसका हेल्प लिया जाता है। जब हम उसको देखते हैं तो उसमें यह समझ में आता है कि हम कई सारे क्या करते हैं, जब ग्लोब को सामने से देखेंगे तो उसमें कई सारे हमें लाइंस दिखेंगी। कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। वो क्या कहलाती हैं, हमारी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर। तो हमने ग्लोब को समझा था। अब आखिरकार समझना है कि मैपिंग क्या होती है या मैप क्या होता है। मैप एक 2D स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो हमने ग्लोब की सहायता से पृथ्वी को समझने का प्रयास किया था, उसके भौगोलिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया था, उसी का एक 2D स्ट्रक्चर फॉर्म है, जिसको कि हम मैप बोलते हैं। मैप की सहायता से हम यह प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के उच्चावच या उसकी भू आकृतियों को दर्शाने का प्रयास किया जाए। और इसमें हम कई सारे कंपोनेंट्स का यूज करते हैं या कई सारे रूल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम दूरी लेते हैं, डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, डायरेक्शन दैट मीन्स दिशा का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ स्केल का भी प्रयोग करते हैं। और हम कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं। स्पेशल सिंबल से मतलब ये है कि जो यूनिवर्सली या कहें कन्वेंशनली पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व में उनको लागू किया जाता है। जब भी मैप का प्रयोग बनाया जाएगा या मैप तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, तो उसमें वो सभी यूनिवर्सल सिंबल्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि वाटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ब्लू कलर का यूज होता है। वहीं माउंटेन्स के लिए ब्राउन, ठीक है। और ग्रीनरी के लिए या प्लेन मैदान के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रीन कलर का यूज होता है, ठीक है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ग्लोब, मानचित्र में क्या डिफरेंस है, और ग्लोब से हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, और मानचित्र कहाँ पर ज़्यादा हमें वास्तविक रूप से कहाँ पर ज़्यादा सहायक होगा अर्थ को समझने में, या पृथ्वी के भू आकृति या उच्चावच को समझने में कैसे हेल्पफुल। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। बेसिकली हम जब पूरी पृथ्वी का एक ही साथ अध्ययन करना चाहते हैं, या उसको एक ही नज़र से देखना चाहते हैं कि पृथ्वी पर कौन से चीज़ें कहाँ पर हैं, उसके डायरेक्शन, उसकी गति, कहें वो घूर्णन गति कैसे करती है, रोटेशन कैसे करती, परिक्रमण गति कैसे करती। इस प्रकार हम जब पूरे पृथ्वी को समझना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर हम सूर्य के सापेक्ष समझना चाहते हैं या चंद्रमा के सापेक्ष कैसी गति है, उन सब चीज़ों को समझने में हमारा ग्लोब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के उच्चावच या भौगोलिक अवस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, तो ग्लोब उतना महत्वपूर्ण या उतना अच्छा साबित नहीं होता। इसलिए हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं भौगोलिक स्थिति व उसके उच्चावच या आकृतियों को समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। जब हम किसी देश के ही बारे में जानना चाहें, तो हम ग्लोब्स की सहायता से हम उस देश के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। या हमें किसी स्टेट के बारे में जानना है, या कहीं छोटे से विलेज या सिटी के बारे में जानना है, तो कहीं ना कहीं ग्लोब किसी भी प्रकार से इस बारे में सहायता नहीं कर सकता। कहीं वहीं पर जब हम मानचित्र का प्रयोग करेंगे, तो वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जैसे हम मानचित्र को बनाते हैं, क्या होता है, वो 2D स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम फ्लैट कर सकते हैं या कहीं सीधे फैला के रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करें, जो कि 3D स्ट्रक्चर और स्फेरिकली ग्लोब कैसा होता है, स्फेयर के फॉर्म में होता है, तो उसको अगर हम चपटा करना चाहें तो यह मुश्किल है या कहीं हो नहीं पाएगा, ठीक है, यह कहीं असंभव ही है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है, ठीक है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है, ठीक है।
एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि मानचित्र क्या होता है, ये कुछ स्पेशल तथ्यों को भी दर्शाने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे ये कहें कि कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। जैसे कि हम कोई कंट्री ले लें, अगर हम कंट्री मैप ले लें, जैसे इंडिया का ही पॉलिटिकल या फिजिकल मैप ले लें, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो इंडिया के जो जितने भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, वहाँ की ग्रीनरी, प्लेन हैं, उनको दर्शाने का, स्पेसिफिकली उनको दर्शाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। मतलब मानचित्र में हमें काफ़ी सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाती है, जो कि हमें ग्लोब पर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। ग्लोब बेसिकली किस लिए उपयोग किया जाता है, एक प्रकार से पृथ्वी, होल पृथ्वी या कहे पूरी पृथ्वी को समझने के लिए, या पृथ्वी की सापेक्षिक गतियां कैसी हैं सूर्य चंद्रमा के सापेक्ष, उससे रिलेटेड हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरे, मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारी जो एटलस मैप होती है, ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक होती है, तो उसमें देखते हैं एक ही बुक में कई सारे मैप्स होते हैं। इंडिया का भी होता है, वर्ल्ड का भी होता है, इंडिया का पॉलिटिकल भी होगा, इंडिया का फिजिकल मैप भी होगा, स्टेट वाइज भी मैप होगा, कंट्री वाइज भी मैप होगा। तो जब कई सारे मैप को एक साथ कलेक्ट कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि एटलस पर जो कई सारे मैप होते हैं, जैसे इंडिया का मैप ले ले पॉलिटिकल और फिजिकल, साथ ही साथ अगर हम ले ले वर्ल्ड मैप, तो वहाँ पर देखेंगे, जब बुक के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर स्केल लिखी रहती है। जैसे सपोज स्केल का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज प्रपोज टू 10,000 किलोमीटर, मतलब ये है, इसी को बोलते हैं स्केल। जैसे कि पेपर में 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या है, ग्राउंड पर 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस के बराबर है, तो इसकी को कहते हैं क्या, स्केलिंग। तो जो हम पैमाना लेते हैं तो वो पैमाने क्या होते हैं, एटलस की बुक में जब विभिन्न मैपों का प्रयोग करते हैं या देखते हैं, तो उसके जब स्केल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि हर मैप में अलग अलग पैमाने का प्रयोग किया गया है। जब हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें, वहीं पर वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखें, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप होगा वो कैसा होगा, लार्ज स्केल मैप होगा। वहीं पर जब हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वो कैसा मैप होगा, स्मॉल स्केल मैप होगा, क्योंकि उसमें स्केल कैसी होगी, छोटी स्केल ली गई होगी, क्योंकि बड़े भूभाग को या बड़े भू क्षेत्र को हम छोटे मैप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर जब हम वर्ल्ड के कंपेयर में इंडिया को लेंगे तो इंडिया छोटा क्या है, भौगोलिक क्षेत्र, उसको दर्शाने के लिए हमें बड़े पैमाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। वो पहले ही बता दी है कि बेसिकली क्या होता है, जो ग्लोब होता है वो हमें पृथ्वी की पूरी पृथ्वी की जानकारी प्रदान करता है, या उसकी गतियों के बारे में हमें समझाने का प्रयास करता है। और जबकि मैप क्या होता है, उस भू क्षेत्र या पृथ्वी के भौगोलिक और भौगोलिक उच्चावच व अवस्थिति को बताने का प्रयास करता है। वैसे मैप को अगर हम देखें, किसी भी मैप को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, भौगोलिक मैप एवं पॉलिटिकल मैप। अगर हम किसी क्षेत्र का हमें मैप बनाना है तो उस क्षेत्र से रिलेटेड हम दो तरीके के मैप बना सकते हैं। कैसे, एक हो सकता है फिजिकल मैप और एक हो सकता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब होता है, या फिजिकल मैप को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है हमारा क्या, फिजिकल मैप होता है। ये कौन सा मैप है, फिजिकल मैप कहलाता है। और राजनीतिक मैप को ही क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा कि आखिरकार भौतिक मैप को ही क्या बोलते हैं, हम फिजिकल मैप बोलते हैं, क्योंकि जब हम एटलस में मैपिंग कराएंगे बुक से, तो वहाँ पर जब हम भौतिक मानचित्र बोलेंगे तो आपको फिजिकल मैप को ही खोलना होगा वहाँ पर, ठीक है। भौतिक मानचित्र में वास्तविक इंफॉर्मेशन कैसी होती है, भौगोलिक उच्चावच से रिलेटेड, माउंटेन्स, प्लेटू, रिवर्स, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें किस में मिलेगी, भौतिक मानचित्र में मिलेगी। जब हम राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो इसमें बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा किससे रिलेटेड मिलेगी, स्टेट्स हो गए, सिटीज़ हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई, शहर हो गए, विलेजेस हो गए, इससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भौतिक मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पृथ्वी पर कैसी आकृतियां हैं, जब भौगोलिक आकृति बोलते हैं या भौगोलिक उच्चावच बोलते हैं, तो वो सभी आकृतियों को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है अपने आप में। जैसे पर्वतों, पठारों,
मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चवच संबंधित मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मैप कहा जाता है। हम जब दो बार चीज़ों को बताते हैं तो उसका प्रयास यही रहता है कि आपको एनसीईआरटी भी रीड हो जाए साथ ही साथ, और चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं रीड भी करें साथ ही साथ समझाने का प्रयास करें। तो जिसको ये बर्डन लगता है कि हम दो दो बार बोलते हैं तो उसको समझे कि वजह क्या है। ठीक है। थोड़ा 10-15 मिनट आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा तो उससे किसी तरह का नुकसान नहीं है। बेसिकली आपको चीज़ों की क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। प्रयास यही करना है कि चीज़ों को आसानी से, लेकिन एक ही बार में बहुत ज़्यादा चीज़ें या गेन करने का प्रयास करें, या एक ही बार में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? मैप पढ़ लिया, ग्लोब पढ़ लिया, साथ ही साथ मैप में फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप समझ लिए। अब आता है थीमेटिक मैप। आखिरकार ये थीमेटिक मैप क्या होते हैं? जब बेसिकली अगर हम कोई एक डेफिनेट एरिया, डिफाइंड एरिया कह दें, या कोई स्पेसिफिक एरिया की बात करें, या स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड कोई मैप बनाते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मैप बना दे, या कोई ऐसा इंडिया का मैप बना दे जिसमें भारत के रेनफॉल को दर्शाए, या भारत के वर्षण क्षेत्र को दर्शाए कि कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, उस भौगोलिक अवस्थितियों को दर्शाए। साथ ही साथ अगर हम कोई ऐसा मैप बनाते हैं, जैसे सपोज कई सारे हमें मैप मिलेंगे, जब एटलस खोलेंगे तो उसमें कई सारे मैप्स होते हैं, जैसे रोड मैप होते हैं, ठीक है, हाईवेज मैप होते हैं, ठीक है, जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मैप होगा, इंडस्ट्रीज मैप हो गया। ठीक है। तो ऐसे जब कोई एक स्पेशल पर्पस को लेकर मैप ड्रॉ किया जाता है, या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मैप के थ्रू दर्शाने या इंफॉर्मेशन को बताने का प्रयास किया जाता है, वही मैप क्या कहलाते हैं? हमारे थीमेटिक मैप कहलाते हैं। ठीक है। सॉरी। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षण मानचित्र या वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग आदि से रिलेटेड वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को कैसा मानचित्र कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है। या थीमेटिक मैप बोलते हैं। थीम का मतलब यही होता है कि एक स्पेशल पर्पज हो उससे। जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं कि आखिरकार अगर हम कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो उसका बोलते हैं कि इस सम्मेलन को करने की थीम क्या है, तो उसमें हम थीम का टाइटल देते हैं सद्भावना, ठीक है, या एकता। तो वो जो थीम होती है, उसी तरीके से जब हम कोई एक थीम को लेकर मैप बना रहे होते हैं, जैसे हमने मैप बनाया वर्षा से रिलेटेड कि भारत में कहाँ कहाँ पर वर्षाएं, कैसी भौगोलिक, भारत के किन किन क्षेत्रों में वर्षा का स्तर क्या है, उसको जब दर्शाने के लिए हम मैप बनाते हैं तो वो कैसा मैप कहलाएगा? थीमेटिक मैप कहलाएगा। ठीक है। जिसको अभी भी डाउट हो तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत इजी शब्दों में लिखा है, और बाकी चीजें हमने जो बता दी आप दोबारा भी सुन सकते हैं इस चीज को। ठीक है। वैसे अब अभी तक हमने कितने प्रकार के मैप पढ़ लिया? फिजिकल मैप पढ़ लिया, पॉलिटिकल मैप पढ़ लिया, और ये कौन सा था? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का सीधा सा सिंपल सा अर्थ यह होता है कि जब हम कोई स्पेशल पर्पस लेकर कोई मैप बनाते हैं, या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए या बताने के लिए प्रयास करते हैं मैप के थ्रू, वही हमारा मैप क्या कहलाता है? थीमेटिक मैप कहलाता है। ठीक है। अब जब हम मानचित्र बनाने का प्रयास करते हैं, या मानचित्र बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये स्केल पेन की बात नहीं कर रहे हैं कि स्केल पेन की ज़रूरत पड़ेगी, पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो ज़रूरत पड़ेगी ही। बेसिकली हम किन किन चीज़ों का या किन किन बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैप का प्रयोग करते हैं या बनाते हैं, वो बेसिकली होती है डिस्टेंस, दूरी। दूसरा होता है क्या? डायरेक्शन। जब भी हम मैप पढ़ेंगे, एटलस में मैप देखेंगे तो उसमें एक नॉर्थ वाला डायरेक्शन शो किया होता है। अगर हमें कोई एक भी डायरेक्शन पता है तो उसके थ्रू हम बाकी 3 डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। वैसे भी जब भी कोई मैप देखेंगे तो नॉर्थ में ऐसे हमें क्या मिलेगा? नॉर्थ में हमें यहाँ पर नॉर्थ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें ईस्ट, वेस्ट, और नीचे क्या मिलता है? साउथ। तो जब भी हम मैप को दर्शाने का प्रयास करेंगे या मैप को बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्शन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? सिंबल्स, सिंबल्स, या कहें
चित्रों का या आकृति और कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कलर हो गया, कुछ सिंबल हो गए, ठीक है, चिन्ह हो गए, स्पेसिफिक चिन्ह हो गए, जैसे स्कूल का चिन्ह अलग होगा, पोस्ट ऑफिस का चिन्ह अलग होगा, हाईवे बनाने का चिन्ह अलग होता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बनाने का सिंबल अलग होता है, डार्क डॉटेड लाइंस होती है। जब स्टेट हमें दर्शाने होते हैं, इंडिया के ही अंदर हमें कई सारे स्टेट्स दर्शाने हो गए या उनकी बाउंड्रीज को दर्शाना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें हल्के डॉटेड लाइंस का प्रयोग करेंगे। तो ये सब क्या है, हमारे स्पेसिफिक कुछ सिंबल्स हैं जो कि कन्वेंशनली हैं। पूरे वर्ल्ड में इन चीज़ों को जब मैप बनाना होता है तो इन्हीं सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी तरीके के लोग या किसी भी लैंग्वेज को प्रयोग करें या बोलते हों लोग, वो भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली वेरीफाइड सिंबल्स हैं या यूनिवर्सली अप्लाइड सिंबल्स हैं। ठीक है, तो जब भाई हम डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा मैप में नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और नॉर्थ के राइट में होता है हमारा ईस्ट और नॉर्थ के वेस्ट लेफ्ट में होता है हमारा वेस्ट, और सीधी सी बात है कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में हमें क्या मिल जाएगा, साउथ मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कई लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्थ तो सीधे सीधे लिख लेते हैं कि नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, उसके जस्ट अपोजिट में साउथ भी लिख लेंगे, लेकिन ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन लिखने में गलती कर देते हैं। कई लोग यहाँ पर ईस्ट लिख देते हैं, वेस्ट की तरफ ईस्ट लिख देंगे और यहाँ ईस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हम मैप बनाने के लिए 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक चीज़ों को प्रयोग करने के बारे में बताया, दूरी, डायरेक्शन, दिशा और चित्र या प्रतीक या सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरी कैसे है, हम दूरी का कैसे प्रयोग करते हैं, जब हमें कोई मैप बनाना होता है तो हम दूरी का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने अभी स्केल बताया, दूरी को मेजर करते हैं और एक उसको स्केल के अंदर लाते हैं। जैसे 10,000 किलोमीटर, सपोज, एक मिनट आपको बता देते हैं फिगर से ही। जैसे हमें कोई A4 साइज पेज पे मैप बनाना है, ये सपोज हमारा A4 साइज पेज होगा। अब इसमें हम इंडिया का मैप दर्शाना शुरू करें तो यहाँ पर पता चलेगा कि इंडिया का वास्तविक जो ग्राउंड डिस्टेंस है, एक पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से A से B के बीच जो वास्तविक डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उसको 1, 2 या 3, 4 सेंटीमीटर के अंदर उस चीज़ को दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो स्केल का मतलब ये होता है, पहले भी बता चुके हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर हमने डिफाइंड कर लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, या 1 सेंटीमीटर रेशियो जो हमारा पेपर पर डिस्टेंस ऑन पेपर या मैप इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जो रियल ग्राउंड के AB का जो रियल डिस्टेंस है AB का, वो क्या होगा, इसको जब रेशियो में लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, पैमाना कहलाता है। ठीक है, तो पैमाना क्या होता है या स्केल इसी को कहेंगे। स्केल क्या होता है, जब हम रेशियो निकालते हैं डिस्टेंस ऑन पेपर और मैप रेशियो टू, उनका अनुपात निकालेंगे किससे, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर सपोज 10,000 किलोमीटर, ठीक है, कुछ भी ले ले, या 1,000 किलोमीटर कुछ भी ले ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू दी 1,000 किलोमीटर इन ग्राउंड। ठीक है, चलिए इसको दूरी को इससे समझ लेते हैं, रेट कर लेते हैं। काफ़ी सारे जो चीज़ें बताई हैं वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मानचित्र एक आरेखण होता है। आरेखण मतलब ये एक हम दर्शा रहे होते हैं, रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा होता। इंडिया को हम देखेंगे, इंडिया के अंदर हम खुद हैं, उसको मैप के अंदर कैसे लाना वास्तविकता में आ सकता है, वास्तविकता में नहीं आ सकता। हम उसका आरेखण करते हैं या किसी सिंबल्स, दूरी, डायरेक्शन और पैमाने का प्रयोग करके उसको रेखा चित्र करते हैं या बनाते हैं, जो एक पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो मानचित्र होता है वो कैसा होता है, 2D होता है। ठीक है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब हमें रियल वास्तविक दूरी बताना है। जब कोई अगर मैप में ही अपने मतलब किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना चाहता है तो इस पैमाने का प्रयोग करके क्या कर सकता है, रियल दूरी को भी फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ये जो पैमाना वर्ड है, पैमाना ही हमारा क्या कहलाता है, स्केल। ठीक है, चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है, हमारे स्कूल
और हमारे घर के बीच की दूरी सपोज कितनी है 10 किलोमीटर, लेकिन हम जब इसको मैप में दर्शाएंगे तो इसको हमने क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या कर दिया 10 किलोमीटर, या सीधे से छोटे फॉर्म में कहें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना कर दिया 5 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि हम मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। अगर मानचित्र में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच तो वो कितने किलोमीटर को दर्शाएगा 5 किलोमीटर दूरी को दर्शाएगा। जैसे मानचित्र, ठीक है, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यही पैमाना हमारा स्केल होगा। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम लोग बड़े छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम मैप बनाते हैं बड़े मतलब बड़े भूभाग को मैप में दर्शाना होता है तो वहाँ पर दो तरीके के हम स्केल का प्रयोग करते हैं। एक लार्ज स्केल मैप हो जाता है, जब हम लार्ज स्केल का प्रयोग करके मैप बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है लार्ज स्केल मैप हो जाता है। वहीं पर हम जब छोटे पैमाने या छोटी स्केल का प्रयोग करके मैप बनाते हैं तो वो कौन सा मैप हो जाता है स्मॉल स्केल मैप हो जाता है। स्मॉल स्केल मैप में देखा जाएगा स्केल तो छोटी होगी लेकिन बड़े भूभाग क्षेत्र को क्या करेगा वो इंफॉर्मेशन को दर्शाएगा या उसको मैप बनाएगा। वहीं पर जब हम लार्ज स्केल मैप की बात करेंगे तो क्या होगा वहाँ पर छोटे एरिया को बड़े मैप में दर्शाने का प्रयास किया जाएगा बड़े स्केल का प्रयोग करते हुए। ठीक है, कई लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन हो सकता है कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र छोटे एरिया को दर्शाएगा, तो यह गलत है। छोटे पैमाने वाला जो मानचित्र होगा वो बड़े एरिया को दर्शाएगा। जैसे हमने एक स्केल लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 5 किलोमीटर, और एक हमने मैप मेजरमेंट लिया स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा कैसा स्केल है लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है। ये हमारा लार्ज स्केल है और ये हमारा स्मॉल स्केल है। ठीक है, हमने छोटा स्केल लिया है और ये क्या है लार्ज स्केल है। जब लार्ज स्केल मैप लेंगे तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होगा तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये बड़े पैमाने के किया। ठीक है, ये कैसी स्केल है ये लार्ज स्केल है। ठीक है, और ये कौन सी स्केल है ये स्मॉल स्केल है। स्मॉल स्केल इन द सेंस ये है कि 1 सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा किलोमीटर दिखा दिए, या कहें कि हमारा जो इसमें मैप बनेगा इस स्केल का प्रयोग करते हुए मैप बनेगा ये बहुत कंजस्टेड होगा, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा छोटे एरिया में क्या करेगा दर्शाने का प्रयास करेगा। वहीं पर जब जो लार्ज स्केल मैप जो है लार्ज स्केल है इसका जब प्रयोग करेंगे तो बड़े एरिया को एक छोटे से मैप में या कहें कि काफी डेफिनेट A4 साइज पे मैप में क्या करेगा दर्शाने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं तो हमारे पास पेज की जो लेंथ होगी वो तो सेम ही होगी। जैसे सपोज हम कोई मैप बना रहे हैं A4 साइज पेज पे ही बना रहे हैं तो A4 साइज बनाने के लिए A4 साइज पेज में बनाने के लिए हमारे पास पैमाना दो डिफरेंट तरीके के, एक लार्ज स्केल पैमाना है और दूसरा हमारे पास स्मॉल स्केल क्या है पैमाना है। तो जब हम लार्ज स्केल पैमाना यूज करेंगे और A4 साइज में ही दोनों ही मैप बनाएंगे तो क्या होगा हम लार्ज स्केल का प्रयोग करते हुए हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बता पाएंगे। वहीं पर जब हम स्मॉल स्केल का प्रयोग करेंगे तो बड़े भूभाग को लेंगे बड़े भू क्षेत्र को लेंगे उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे लार्ज स्केल का स्मॉल स्केल का प्रयोग करते हुए, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप में नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, या कहें हमारे पास वहाँ पर दर्शाने के लिए एफिशिएंसी ना होगी, या कहें उसको दर्शाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी एक स्केच दिया गया है। दिशा अब जैसे अभी तक हमने कंपोनेंट्स मैप ड्राइंग कंपोनेंट्स को देखा कि मैप को दर्शाने के लिए हमें कौन मैप ड्राइंग कंपोनेंट्स में एक देखा डायरेक्शन, एक देखा सॉरी हमने अभी तक दूरी देखा है डिस्टेंस देखा, अब हमें देखना है डायरेक्शन। तो दूरी में हमने देख लिया क्या करते हैं दो बीच की पॉइंट की डिस्टेंस को दूरी को मेजर कर लेते हैं ग्राउंड में
और वही मेजरमेंट को क्या करते हैं पेपर पर दर्शाने के लिए एक स्केल बना लेते हैं, पैमाना बना लेते हैं। अब दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और 4 और भी डायरेक्शन होती है जिनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। ये जो 4 डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, क्या होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो डायरेक्शन होते हैं ये क्या होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं, ठीक है, मुख्य दिग्बिंदु कहलाते हैं, प्रमुख या कहें प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्शन की बात करें तो बेसिक सॉरी हमारे पास डायरेक्शन बेसिकली कौन से हैं 4 है, ठीक है। ये कौन सा हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट होगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा कि कार्डिनल डायरेक्शन क्या कहलाते हैं। ये बेसिकली 4 ही होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं प्रधान दिक्बिंदु या प्रमुख बिंदु, ठीक है। क्या कहते हैं इनको प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। और दूसरा होता है इंटरमीडिएटरी दिग्बिंदु, सॉरी इंटर डायरेक्शन। ये कौन से होते हैं जब हम इनको क्या करते हैं, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, जब इनके बीच से निकलते हैं या कहें बीच के डायरेक्शंस को लेते हैं तो ये क्या कहलाती है हमारी इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस कहलाते हैं। तो अगर नॉर्थ है और ईस्ट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। जो नॉर्थ और वेस्ट है तो ये कौन सा कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। और इसको क्या कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। और ये हमारा कौन सा कहलाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि इनका लिखने का भी एक निश्चित नियम होता है। हम इसको ये नहीं लिख सकते पश्चिम उत्तर डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे उत्तर पश्चिम डायरेक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। इसको पूर्व उत्तर डायरेक्शन नहीं बोल के सिर्फ हम यही बोलेंगे उत्तर पूर्व डायरेक्शन, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे पास 8 डायरेक्शन होते हैं और मेन कौन सी होती है 4 डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। चलिए दिशा के बारे में जानते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। जब हम मैप पढ़ेंगे एक चलिए मैप आपको दिखाई देते हैं। जैसे हमने ये मैप पढ़ेंगे, एक मिनट इसमें दर्शाया नहीं गया है नॉर्थ को, हाँ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है, यह है नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई मैप देखेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलता है नॉर्थ डायरेक्शन शो किया जाता है, ठीक है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्ष उत्तर लिखा होता है, अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है। हमारे बेसिकली कितने 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इन्हीं को बोला जाता है प्रधान दिग्बिंदु या दिग्बिंदु बोलते हैं, ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और कुछ और भी 4 दिशाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं इंटरमीडिएटरी डायरेक्शन बोलते हैं। उनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए निम्नलिखित दिशाओं का पता लगा ये। अब हमारे पास एक मानचित्र दिया गया था, ये फिगर दिया गया था, इसमें हमें बताना है, ये दिया गया है विकास कि घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल मैदान की दिशा बतानी। तो विकास का घर हमारा कहाँ पर है, ये है विकास का घर, ठीक है। इससे वो बताना है सामुदायिक केंद्र किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा किस डायरेक्शन में है नॉर्थ डायरेक्शन में है। जब हम देखेंगे कि खेल का मैदान किस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पर इस तरह देखेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। या कहें उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में कहाँ पर है खेल का मैदान, कहाँ पर है विकास के घर से उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। ये हमारे दिशा देखने में सहायक करता है, ठीक है। दूसरा दुकान से विद्यालय की दिशा क्या है,
अगर हम दुकान लेते हैं, दुकान कहाँ है, ये है, और दुकान से विद्यालय किस डायरेक्शन में है, तो ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। और जो हम कहे थे कोई भी मैप होता है तो उसके राइट साइड में टॉप में क्या दिखाते हैं, हमें डायरेक्शन दिया होता है, जैसे इसमें लिखा है उत्तर डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इस तरह जब भी हम मैप पढ़ेंगे या मैपिंग करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाइए, तो आप क्या करना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, वहां पर आपको सभी 7 सिस्टर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह जब हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो आपको वो अनुमान होना चाहिए, आपके तुरंत दिमाग ऐसे जाने चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट किस तरफ होगा। ठीक है, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, या एक यंत्र है, जैसे कि दिक्सूचक मतलब होता है कंपास, जो हमारे पास कंपास होता है ना जिसमें मैग्नेट यूज होता है, तो जो जियोग्राफिकल मैग्नेट होता है या जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, तो उसको क्या करता है, जब हम कंपास रखते हैं तो वो क्या करता है, अपने नॉर्थ की तरफ क्या हो जाता है, डिक्टेट करने लगता है या दिखाने लगता है। ठीक है, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे, अगर हमें डायरेक्शन देखनी है, उत्तर दिशा डायरेक्शन देखनी है, तो सौर मंडल में पृथ्वी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर उत्तर दिशा देखनी है और हमारे पास कंपास नहीं है और रात्रि का समय है, तो कैसे देखते थे, सप्तऋषि तारामंडल के जो लास्ट के 2 तारे थे उनसे एक काल्पनिक रेखा को ऊपर की तरफ या आगे की तरफ बढ़ाते थे, और वहां पर हमें एक ध्रुव तारा मिलता था, उससे हम पता लगा सकते थे कि आखिरकार उत्तर दिशा कहाँ पर है। तो हमें बेसिकली जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े हैं तो उन सब चीज़ों को याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, आसान है, छोटी है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट है। अगर इनको खत्म या कहीं भूल गए या हमें इनमें कंफ्यूजन हुआ तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, या कहीं बाकी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि छोटी चीज़ों को ही सही समय पे और सही डायरेक्शन में इनको समझने का प्रयास करें। ठीक है, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब जैसे ये हमारे कंपास में, ये कंपास है, तो इसमें हमें कंपास में दिखा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और ईस्ट वेस्ट का क्या इशू होता है, ईस्ट को हमेशा हम मानते हैं कि नॉर्थ के किस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में क्या होगा हमारा, नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा क्या होगा हमारा, ईस्ट होगा, और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा हमारा, वेस्ट होगा। या तो हम दिन के समय इसको पता कर सकते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त से। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जैसे हमने बताया कि पेड़ को दर्शाने के लिए ग्रीनरी का, वाटर को दर्शाने के लिए ब्लू कलर का यूज होता है। ठीक है, या कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री को दर्शाने के लिए डार्क डॉटेड लाइंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे रेलवे लाइन को दर्शाने के लिए देखिए ये वाले डायरेक्शन होते हैं, लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्रॉसिंग करते जाएंगे। ठीक है, सड़कें पक्की या कच्ची को कैसे दर्शाते हैं, पक्की सड़कों को ये डबल लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए कई जगह सिंबल्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल चीज़ें तो आपको जब मैप देखते होंगे तो समझ में ही आ जाता होगा कि ब्लू कलर वाटर को दर्शाता है, वाटर बॉडीज को मैप में दर्शाता है। ग्रीन कलर वहाँ के प्लेन एरियाज को दिखाता है या वहाँ के रेन फॉरेस्ट को दिखाता है। अधिकतर जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है उस एरिया को दिखाता है, और प्लेन एरिया में देखा जाता है ग्रीनरी ज़्यादा होते हैं। माउंटेन्स को ब्राउन कलर में दिखाया जाता है। अब एक चीज़ होता है, ब्राउन कलर तो दिखाता है लेकिन आप कहीं कहीं पर देखेंगे येलो कलर जो कि माउंटेन्स को दिखाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्राउन कलर की जो डार्कनेस होती है या लाइटनेस होती है वो ये शो करती है हाइट को। अगर लाइट ब्राउन कलर है तो वो डिसाइड या हमें बता रहा होगा कि कम हाइट का माउंटेन है। जब ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर होगा तो वहाँ पर समझ में आएगा कि यह कैसा है, ज़्यादा हाइट का माउंटेन है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जब हम मैप पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को समझने में या कहें मैप की इंफॉर्मेशन को गेन करने में जल्दी आसानी से समझने में हमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जैसे सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या बताएं, बोल्ड डॉटेड लाइन रहते हैं और बीच में सर्कल आ जाते हैं। ठीक है, राज्य या जिला तो ये हमारे ऐसे होते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट को हमें शो करना होता है तो ये डॉटेड लाइन होती है। ठीक है, तो ये सिंबल्स आप देख लीजिएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेज बनी रहे दिमाग में इतना पर्याप्त है। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, तो ये नदी का सिंबल होगा ब्लू कलर। जब मैप में आप देखेंगे
तो ऐसे क्या करते हैं, सॉरी इसको जब आप मैप में देखेंगे, ये सपोज हमारा इंडिया का मैप हो गया, ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है। इंडिया का मैप भी बनाना सीख जाइए आप लोग धीरे धीरे, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं मेंस की, तो जियोग्राफी या बाकी आंसर राइटिंग में हमें ये हेल्पफुल होता है कि हम इमेज के थ्रू चीज़ों को जल्दी दर्शा सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दर्शा सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग भी क्या करें, जब आंसर राइटिंग करेंगे मेंस की या आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मैप के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जैसे हम वाटर की बात कर रहे थे कि वाटर बॉडीज को कैसे दर्शाते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे साउथ में क्या होती है, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन नदियों को ऐसे दर्शाया जाता है। यहाँ से गंगा ऐसे निकलती है, ये ब्लू कलर से ऐसे गंगा यमुना ये सब दर्शाया जाता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तो ऐसे, तो जो भी वाटर बॉडीज होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ब्लू लाइन से दर्शा देते हैं। ठीक है, कुआं, ये एक सर्किल डीप सर्किल सा दिखा देते हैं। तालाब हो गया, ठीक है, नहर, पुल, मंदिर, मंदिर के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, गिरजा हो गया, मस्जिद, छतरी, तो आप इनका सिंबल स्पेशली देख लीजिए कैसे बने हुए हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस को पीओ से दर्शा देते हैं, पोस्ट टेलीग्राफ को हम पीटीओ से दर्शा देते हैं, पुलिस स्टेशन को पीएस से दर्शा देते हैं। ठीक है, बस्ती कब्रिस्तान को ऐसे दर्शाते हैं, सेटलमेंट्स को, पेड़ घास को, तो ये दर्शाने का तरीका होता है। ये हमारे सब क्या है, सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स ये क्या हेल्प करते हैं, हम जब मैप देखते हैं तो ये हमें एक ही नज़र में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे हम ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों के बढ़ते या घटने, जैसे कोई ईयर किसी कंपनी का हमें इंफॉर्मेशन दर्शाना है कि इसका प्रोडक्शन हर साल 4-5 सालों में कैसा रहा, तो वो ग्राफ के थ्रू दर्शा देता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती या हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको देख के ही समझ लेते हैं। उसी तरह जब हम मैप में पढ़ते हैं तो ये सिंबल्स इतने हेल्पफुल होते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस चीज़ों को समझने में कि आखिरकार वहाँ की लोकेलिटी या भौगोलिक अवस्थिति या उच्चावच कैसा है। हम इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि आखिरकार यह मैप दर्शाना क्या चाहता है या बताना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए प्रत्येक चिन्हों को पढ़ लेते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। अभी तक दो हमने घटक पढ़ लिए हैं, वो कौन कौन से थे, दो घटक कौन कौन से पढ़े हैं, दूरी और दिशा, और अब तीसरा पढ़ रहे हैं प्रतीक। दूरी में हमने पैमाना भी पढ़ा था। ठीक है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़क, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं से का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर मैप बना रहे हैं और उसमें हम वास्तविक रूप से मंदिर दर्शाने लगे, तो एक मंदिर ही बनाने में हमें एक दिन लग जाएगा, या क्या उस मंदिर को उस बड़े एरिया के क्षेत्र को हम छोटे मैप में बनाना चाहते हैं, उसको दर्शाना ही असंभव हो जाए, तो हम बेसिकली प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ रूढ़ सिंबल्स होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू इनको विश्वव्यापी तरीके से या क्या पूरे विश्व में इन चीज़ों को क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है या इनको अप्रूव किया गया है कि जब भी हम कोई मैप बनाएंगे, तो जब भी किसी चीज़ को दर्शाना होगा, जैसे हमें वाटर बॉडीज या कहें ओशियन को दर्शाना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ब्लू कलर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, या हमें माउंटेन्स को दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ब्राउन कलर का यूज करेंगे। माउंटेन्स को दर्शाना होगा, सॉरी प्लेटू को दर्शाना होगा तो येलो कलर का यूज करेंगे। या हमें प्लेन एरिया को या ग्रीनरी को दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऋण प्रतीक दर्शाए गए हैं। उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, जलाशयों के लिए, वाटर बॉडीज के लिए। भूरा कलर या कहें ब्राउन कलर यूज किया जाता है माउंटेन्स के लिए, पर्वतों के लिए। पीला कलर यूज किया जाता है प्लेट्यू के लिए। पीला कलर जो येलो कलर होता है वो प्लेट्यू के लिए प्रयोग किया जाता है। हरा रंग मैदानों के लिए यूज किया जाता है, या कहें प्लेन एरियाज के लिए ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं। रेखा चित्र क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेखा चित्र को
स्केच बोलते हैं। जैसे कभी आप बचपन में देखे होंगे, कोशिश किए होंगे कि भैया या दीदी को, छोटी बहन या बड़ी बहन को सामने बैठा के कोशिश करते होंगे कि उनका फिगर बनाए, सॉरी उनका इमेज बनाए, उनको उनकी फोटो बनाए। और फोटो कैसे बना देते थे? सामने बैठा के, और फोटो बनती थी बिल्कुल कार्टून टाइप की। स्केच बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई इंफॉर्मेशन या हमारे दिमाग में कोई याददाश्त हो या मेमोरी हो, या हमने कभी उस चीज को देखा हो, या स्पॉट में हो, मतलब सामने देखते हुए किसी चीज को जब हम रेखा चित्रित करते हैं या उसको बनाने का प्रयास करते हैं छोटे आकार में, तो वह क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है। ये भी एक क्या है? आरेखण है, मतलब हम इसको दर्शाने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखा चित्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चलिए हम रेखा चित्र का वो रखें। रेखा चित्र में देखिए, इसमें किसी तरह का हमने स्केल नहीं लिया है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें हम किसी प्रकार की स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं, या कहें हम किसी भी प्रकार के स्केल को मेजर करके या यूज नहीं करते। ठीक है। तो रेखा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, या इसको समझने का तरीका यही है कि जब भी हम कोई मैप दर्शा रहे होते हैं, रेखा चित्र दर्शा रहे होते हैं, स्केच दर्शा रहे होते हैं, तो वहां पर हम क्या नहीं करते? स्केल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। जैसे बचपन में दादा दादी बताते थे कि सीधे चले जाना, वहां से दाहिना ले लेना, फिर मंदिर या स्कूल, मंदिर के पास से फिर लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, फिर अस्पताल मिलेगा, वहां से राइट लेफ्ट ले लेना। और उसको अगर कोई क्या करे, मैप में दर्शा दे, या कोई एक रेखा चित्र बना दे, स्केच बना के बता दे कि जैसे ये सीधे जाना, ये हो गया तुम्हारा घर, या हमारा घर हो गया। ठीक है। यहाँ से सीधे जाना है, आगे जाओगे तो लेफ्ट लेना है, जो कि स्कूल पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्कूल हो गया। फिर वहाँ से क्या करना है? आपको राइट लेना है, फिर आगे जाएंगे, लेफ्ट लेना है, फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल मिलेगा। ठीक है। फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ से आपको वापस क्या करना है? लेफ्ट लेना है। तो ऐसे जब हम डायरेक्शन शो करते हैं, इस तरह का स्केच जब बनाते हैं किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या खुद को बताने के लिए, तो ये क्या कहते हैं? स्केच कहलाता है। ठीक है। चलिए, ये सब छोटी चीजें हैं। स्केच, मैप, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैप में क्या होता है? हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स का। बस आप स्केच में याद रखेंगे तो यूज तो सभी कुछ कर सकते हैं। हम डिस्टेंस का भी यूज करेंगे, सॉरी डिस्टेंस का नहीं यूज करेंगे, या कहीं स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्शन का भी यूज करेंगे, साथ ही साथ सिंबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया, देखिए सिंबल्स का प्रयोग किया गया। कैसा? क्लॉक टावर का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिस डायरेक्शन भी बताने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंबल्स की भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम एक डेफिनेट स्केल का प्रयोग या पैमाने का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह क्या कहलाएगा? हमारा पैमाना कहलाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खाका क्या होता है? खाका को ही हम प्लान बोलते हैं। जैसे हम अपना खाका तैयार करते हैं कि आज पूरे दिन में ऐसे ऐसे स्टडी करनी है, या कहीं पार्टी बनानी है, तो ये प्लान करते हैं कि पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से ये करेंगे, वो खरीदेंगे। तो ये हमारे क्या होता है? एक प्लान होता है। इसी तरह क्या होता है, जब हम किसी मैप को बनाते हैं, जैसे हमें घर बनवाना है अपना। ठीक है। जब घर बनवाते हैं तो इंजीनियर से क्या कहते हैं? भाई साहब हमारा मैप बना दो। ठीक है। कई लोग नहीं बनवाते हैं, उसी में अपना चेंजेस करके आस पड़ोस के घरों को देख के उनके घर में घूम आएंगे, देख लेंगे कि हाँ ऐसा बना है, तो हम भी ऐसा बनवाएंगे। तो बेसिकली प्लान क्या होता है, या खाका मैप क्या कहलाता है? जब हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट, मतलब एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देने के लिए वहाँ की स्पेसिफिक दूरी को मेजर करते हैं, और तब एक प्लान बनाते हैं, या कहीं एक रेखा चित्र तैयार करते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। आप इसमें ध्यान देंगे कि इसमें हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल मैप का प्रयोग करते हैं या स्मॉल स्केल? तो हम इसमें क्या करेंगे? लार्ज स्केल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं? स्केल का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, और डायरेक्शन का भी यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैप दिया गया है। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये बालकनी बताया गया है कितनी है। ठीक है।
2 फीट 6 की है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे बेडरूम टॉयलेट ये सब बताया गया है, इनकी लेंथ बताई गई, ये कितना जैसे लेंथ दिया गया है 35 दिया गया है। बालकनी की लेंथ कितनी दी गई 2 फीट 6 सेंटीमीटर ऐसे दी गई है। तो ये क्या है, हमें डेफिनेट डिस्टेंस या उसकी लेंथ भी बताने का प्रयास किया जाता है। जैसे इसमें एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। जैसे हम अपने मकान का खाका तैयार कराएं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मतलब घर बनवाने के लिए जो हम प्लान बनवाएंगे या इंजीनियर से मैप बनवाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। तो बेसिकली इसमें ये समझिए कि हम इसमें सिंबल्स का भी प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनको रूढ़ जो सिंबल्स होते हैं या चित्र होते हैं उनका प्रयोग करें, हम इसमें कॉमन यूज के जो सिंबल्स होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब क्या होता है, जब हम बड़े पैमाने वाला बनाते हैं, लार्ज स्केल लेते हैं, तो हमें A4 साइज पेज में या कहें जिस पेज पर हम बना रहे होते हैं मैप, तो जब हम बड़े स्केल का प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे सकते हैं। ठीक है, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई भी दे सकते हैं, बालकनी किधर रहेगी, बेडरूम कहाँ रहेगा, ये सब चीज़ें हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहीं पर अगर हम स्मॉल स्केल मैप बना रहे होते तो ये सब चीज़ें कहें लेंथ या ब्रेथ बताना नामुमकिन हो जाता है या असंभव हो जाता है। तो यही चीज़ कह रहा है, खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का कम एरिया का बड़े पैमाने का प्रयोग करते हुए जब हम रेखा चित्र बनाते हैं या खींचते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस पर उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मैप में और प्लान में समझना चाहें, प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है, जैसे प्लान की बात करें और मैप की बात करें तो क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचिए 1 मिनट के लिए। तो प्लान क्या होगा, ये क्या करेगा, स्मॉल एरिया को शो करेगा। प्लान जो होगा वो क्या करेगा, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस प्लान मैप जो होगा वो क्या करेगा, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर एक घर का मैप होगा या क्या होगा, वहां का नक्शा होगा। और ये क्या करेगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। कैसी इंफॉर्मेशन देगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उस घर में की लंबाई चौड़ाई कैसी है, उस घर के बेडरूम की लंबाई चौड़ाई कैसी है। ठीक है, तो ये जब हमें जब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, या घर के बगल से कहाँ का रास्ता जा रहा है, या उसकी लोकेलिटी क्या है, किसके नियर है या किसके पास है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। जब हम मैप में बनाते हैं तो ये किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को नहीं बताते या उसके आसपास से गुजरने वाले रास्ते को नहीं बताया जाता। तो ये क्या कहलाते हैं, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं। कौन से, जो प्लान मैप होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल एरिया को स्मॉल एरिया को क्या करते हैं, बड़े मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन का दर्शाते हैं या देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैप क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन मैप प्लान और खाका में होता है, वो क्या बोलते हैं, रेखा चित्र में होता है और किसी में नहीं होता। मैप हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैप हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोई बताएगा, सॉरी। मैप क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया या कहें लार्ज एरिया को दर्शाने का प्रयास करता है। छोटे क्षेत्र में या छोटे कम एरिया में बड़े एरिया को दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लार्ज स्केल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लार्ज स्केल को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि ये क्या करता है, ये ऐसा नहीं है कि लार्ज एरिया को कंटेन करेगा, साथ ही साथ ये बताएगा कि ये नाला, पास वाले नाले का ये नाम है।
ठीक है, ये इस वाले गली का ये नाम है, या हर गली को नहीं दर्शाएगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, लार्ज स्केल मैप को बनाता है या लार्ज एरिया को दर्शाने का प्रयास करता है, या कहे इम्पॉर्टेंट, या क्या करेगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कहें जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे या महत्वपूर्ण